नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू के वीकली वीडियो में। और लास्ट हफ्ता उतार चढ़ाव वाला रहा, क्योंकि लास्ट के जो थर्सडे और फ्राइडे के सेशन थे वो थोड़े वोलेटाइल थे और थोड़ा नीचे की तरफ प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया। वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी क्या दिखा रहा है हमें वीकली चार्ट में। यहाँ पे अगर हम बात करें पैटर्न की, ऐसा कोई पैटर्न बन नहीं रहा, कैंडलस्टिक पैटर्न कोई खास नहीं है। इनफैक्ट लास्ट वीक के ग्रीन कैंडल की बॉडी को 50% भी नीचे नहीं आया है। इस वीक का रेड कैंडल ओवरऑल पैटर्न वाइज सही है, लेकिन फंडामेंटली जो अपडेट आ रहे हैं खासकर यूएस मार्केट से, वहां पे थोड़ी दिक्कत आते हुए दिखाई दे रही है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं आपको, तो आप देख सकते हो यूएस मार्केट का जो लास्ट वीक गया है वो काफी एक मंदी वाला गया है। और मैं अगर डेली चार्ट दिखाऊं तो मेजर जो मंदी बनी है वो दोस्तों लास्ट के 2 दिनों में बनी है, जहां पे हम नया हाई छूने को देख रहे थे डाउ पे, लेकिन उसके विपरीत होते हुए हम नीचे की तरफ बंद हो गए हैं हफ्ते में। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल डाउ में क्या निकल के आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सपोर्ट लाइन जाते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये सपोर्ट लाइन डाउ फ्यूचर्स तोड़ देता है मंडे ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में, और लेवल अगर आपको नोट करना है तो 39,000 क्लोजिंग बेसिस पे डाउ को ट्रैक करिए। 39,000 डाउ क्लोजिंग बेसिस पे अगर टूट जाएगा तो एक मंदी का माहौल बनेगा इक्विटीज के अंदर ओवरऑल, मतलब सारे ही दुनिया भर के मार्केट में। लेकिन जब हम निफ्टी की बात करते हैं, हमें पता है निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी स्ट्रांग चल रहा है। बाकी अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे मार्केट के सामने तो हमारी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। लेकिन नीचे में अब हमको इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा ध्यान देना है, ओवरऑल नीचे पे अच्छा सपोर्ट निफ्टी को लगभग 24,000 से 24,150 के बीच में आपको मिलते हुए दिखाई देगा। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 24,500 के नीचे आएगी तो हमको थोड़ा बहुत ये 24,000 24,150 तक जाते हुए एक अनुमान बन जाएगा। और ऊपर के साइड अगर हम बात करें तो इस हफ्ते का हाई इंपॉर्टेंट बन जाता है। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग भी हमें मिली थी इस हफ्ते, लेकिन उसके बाद क्योंकि लास्ट 2 सेशन के अंदर मंदी का माहौल बन रहा है उस वजह से नीचे आए हैं। लेकिन ऊपर में 25,100 ये लेवल के ऊपर अगर हम निकलेंगे हफ्ते में कभी भी तो एक बुलिश माहौल बन जाएगा। फिलहाल के लिए बायस क्या रखना है दोस्तों, अगर आपको वन वर्ड में चाहिए तो फिलहाल न्यूट्रल हो जाइए आप, क्योंकि न्यूट्रल अभी थोड़ा फायदा रहेगा। ज्यादा अगर एग्रेसिव कोई शॉर्टिंग पे भी जाएगा तो भी इशू हो सकता है चॉपीनेस की वजह से, या लॉन्ग करने जाएगा तो भी इशू हो सकता है। तो अभी न्यूट्रल का स्टांस हमारा होना चाहिए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी पे मैं क्विकली एक बार लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे बात करूं तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज में है, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से ही गिरा हुआ था। अगर आप देखिए तो इस हफ्ते लास्ट वीक के बॉडी के अंदर ही आज की क्लोजिंग मिली है। और ऑल बैंक निफ्टी पे अगर क्विकली देखा जाए तो निफ्टी के हिसाब से चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ स्पेशल आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पहले ही थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर नीचे का सपोर्ट आता है आपका 50,000 से 50,500 में, ऊपर का जो रजिस्टेंस आता है 52,700 से 53,000 में। आई थिंक ये रेंज मेंटेन रहनी चाहिए। 50,000 के नीचे अगर आपकी क्लोजिंग हो जाए बैंक निफ्टी पे तो थोड़ा आपको वरी करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा एक 48,500 के आसपास तक लेवल ओपन अप होते दिखाई देंगे। मिड कैप जो हमारा स्टार परफॉर्मर है, इसको लेके आते हैं। मिड कैप स्टार परफॉर्मर इसलिए बोला क्योंकि मिड कैप की जो आउट परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा है निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स अगर आप देखोगे। अब मिड कैप के अंदर भी क्या हुआ है, एक पॉजिटिव बात मैं बताता हूं। आप देखिए जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी रेड में बंद हुए हैं, मिड कैप ग्रीन में बंद हुआ है। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगभग डोजी बना के बंद हुआ है, मतलब इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप का एक गैप फिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लार्ज कैप प्रेशर डाल सकते हैं मिड कैप पे, तो मिड कैप नीचे में कहां पे सपोर्ट लेगा, 56,500 पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मिड कैप स्टॉक अभी भी थोड़ा होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डाउ पे जो बेरिश अभी जो ये सेंटिमेंट बन रहे हैं ये थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। और इसका एक मेजर रीजन है जो यूएस के डेटा है। यूएस के डेटा में उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज्यादा बढ़ के आया है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अलावा अगर आप देखेंगे तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत फॉल दिखाई देगी, मतलब थोड़े स्लो डाउन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलोगे सर स्लो डाउन की वजह से तो रेट कट के चांसेस बढ़ रहे थे जो आपको बॉन्ड यील्ड में दिखाई देंगे, आप देखिए। लेकिन आपको एक चीज पे
पॉइंट करना होगा कि जो बॉन्ड यील्ड का फॉल है ना, ये पैनिक वाला फॉल है। आप देखिए 3.75 तो हम बोल रहे थे कि आ सकता है, लेकिन 3-4 दिन में आएगा ये एस्टिमेटेड नहीं था। इसका मतलब ये जो पैनिक से गिरा है बॉन्ड यील्ड, इसका असर अपने को देखने मिल रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स नीचे गया, बॉन्ड यील्ड नीचे गया, इससे इक्विटी को फायदा गिरना चाहिए। आप बोलोगे सर यही कोरिलेशन हम देख रहे हैं, लेकिन अभी फायदा क्यों नहीं मिला? वो क्यों नहीं मिला, उसका कारण यह है कि जब डेटा खराब होते हैं तो रेट कट के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन डेटा ज्यादा खराब होते हैं तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आई थिंक अभिषेक इसके ऊपर और थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अभिषेक, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या चिंता का ये विषय बना है, क्योंकि काफी तेजी से बॉन्ड यील्ड जाती हुई नीचे दिखाई दी है। यस, आई गेस हमने ये चीज पहले भी कवर किया था अबाउट हार्ड लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग। तो जब भी यूएस मार्केट में हार्ड लैंडिंग हुआ है इन दिस सेंचुरी, तो हमने तीन बड़े क्रैशेस देखे हैं। इफ यू सी द चार्ट ऑफ यूएस फेड फंड रेट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार्ट में हमने ऊपर लगाया फेड फंड रेट, जैसे इंडिया में रेपो रेट होता है वहां का भी फेड फंड रेट होता है। एंड नीचे हमने लगाया डाउ जोन्स, जो इंडिया में जैसे निफ्टी होता है वहां पे डाउ जोन्स होता है। सो हम देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा 2000 के बाद से आपको तीन हार्ड लैंडिंग दिखेगी। एक है फ्रॉम अर्ली 2000, 1999 से 2001-2 में एक करेक्शन हमें दिखता है। दूसरा हमें एक हार्ड लैंडिंग दिखता है अराउंड 2007-8, एंड तीसरा हमें हार्ड लैंडिंग दिखता है कोविड के टाइम पे। और आपको पता होगा तीन जो क्रैशेस हुए हैं ये सेंचुरी में यूएस मार्केट में, वो तीनों यही टाइम पे हुए हैं जब हार्ड लैंडिंग हुआ है। तो हार्ड लैंडिंग होता क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट को ये लगता है, फेड को ये लगता है कि रिसेशन आने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो टू अवॉइड रिसेशन वो लोग रेट को बहुत जल्दी गिराते हैं ताकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाए, होम लोन कॉस्ट कम हो जाए, बिजनेस करने का कॉस्ट कम हो जाए, तो लोग बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाएंगे। बट इसका एक डाउनफॉल भी आता है, बिकॉज हार्ड लैंडिंग हो रही है मतलब रिसेशन का फियर फेड में आ गया है। इसका मतलब अब मार्केट भी उस फियर को कैप्चर करेगा, उसको प्राइस करेगा। इसके कारण से मार्केट का जो प्राइस है, डाउ जोन्स हो गए, ये सब जो भी है, इसमें हमें एक करेक्शन दिखता है, जैसा कि हमने ये वीक एंड पे देखा, थर्सडे एंड फ्राइडे को देखा। तो ये चीज पे हमें अब गौर रखनी पड़ेगी। इसके पहले हम लोग ये कह रहे थे जब भी सॉफ्ट लैंडिंग होता है तो हमें टेंशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले देखा है यूएस मार्केट में कई बार सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है। तो और वही चीज को फेड एम भी कर रहा है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कराए। बट इन केस ऑफ रिसेशन फियर्स उनको हार्ड लैंडिंग कराने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और तब हमारे मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। एंड जैसे कि यील्ड का भी इन्होंने बात किया, तब हमारे जो बॉन्ड के फंड्स होते हैं, बॉन्ड में हमें सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखेगा एंड गोल्ड में हमें आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। तो ये चीज ध्यान रखने की बात होगी कि आगे अभी रिसेशन फियर आता है कि नहीं। एंड इंटरेस्ट रेट जो लोग ने नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक पुश कर दिया था कट करने के लिए, वो क्या पता अभी उनको करना पड़ जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दोस्तों, जैसा कि अभिषेक ने अभी एक्सप्लेन किया है आपने को कि ये जो फास्ट जो पैनिक में जो रेट कट हो रहा है उससे थोड़ा चिंता करना चाहिए। और अगर आपको बस अब 2-3 डेटा देखने हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूएस के, आप मार्केट को ट्रैक करिए और वहाँ पे अगर डेटा ज़्यादा जल्दी से डिटोरिएट होता है तो आपको पता है कि चांसेस जो है जल्दी जल्दी रेट कम करने के बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप वॉच रखिए। अब दोस्तों चलते हैं ब्रेंट के ओर। एक बार मैं ब्रेंट पे अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि क्रूड के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो क्विकली मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ। ओके, और अभी ब्रेंट के ऊपर हम एक बार देखते हैं कि जो फॉल आया है, जो लास्ट सेशन के अंदर आप देखिए, हार्डली चार्ट लगाता हूँ, जो है पैनिक है वो ब्रेंट के अंदर भी दिखाई दिया है। वन वे ब्रेंट के अंदर आपको फॉल देखने मिला है लास्ट सेशन में। सो सारी चीज़ें यही दर्शा रही है कि थोड़ा बहुत पैनिक है अभी मार्केट में। गोल्ड और सिल्वर थोड़ा होल्ड करते हुए दिखाई दिए। गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा मजबूती मिलना चाहिए और बाकी हम आगे अपडेट करेंगे। बात करते हैं काउंटर की। दोस्तों लास्ट हफ्ते हमने काउंटर डिस्कस किए थे, उसमें से पहला काउंटर एक लुपिन पे भी हमने डिस्कशन किया था। अब देखिए फ्लैग पैटर्न काफी अच्छा बना हुआ है, फ्लैग जैसा ब्रेकआउट मिला है बुल फ्लैग का। उसके बाद 1-2 दिन थोड़ा साइडवेज रहा। लास्ट तीनों तीनों दिनों के अंदर इसकी आउट परफॉर्मेंस रही है। सो ओवरऑल ये काउंटर ने अच्छा वर्क किया। हम कह सकते हैं कि ये चार्ट पैटर्न ने बरोबर वर्क किया जिस हिसाब से इसको करना चाहिए था। तो दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम भी आ रहा है। जिस हिसाब से हम अपने चार्ट स्टडी करते हैं वही सेम चीज़ आप भी सीख पाओगे।
तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके एक बार एनरोल कर सकते हैं। सो हम बेसिक्स टू एडवांस तक पूरा जो भी टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर करते हैं, और इससे आपकी लर्निंग फास्ट ट्रैक हो जाती है। सो आई होप कि जिनको भी लर्निंग चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जिनको फास्ट लर्निंग चाहिए, आप ज़रूर इसमें एनरोल करेंगे। बढ़ते हैं अब आगे। सेकंड है नौकरी। नौकरी के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद नीचे आया अपने रेंज में। मैंने बताया था कि 16 ये जो लो है, स्विंग लो इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जाएगा तो पैटर्न खराब हो जाएगा। तो उसके नीचे नहीं गया और एक वन वे में अपसाइड मूव वापस हमें आते हुए दिखाई दिया। आप वॉल्यूम देख सकते हैं, काफी अच्छे हैं। तो ये भी अच्छा खासा होल्ड कर रहा है आने वाले दिनों में, इससे भी हम परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। तो दोस्तों, लुपिन और नौकरी ये दोनों ही लास्ट हफ्ते हमने डिस्कस किए थे। अब इस हफ्ते क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा बहुत अभी डगमगा गया है, न्यूट्रल बायस बन गया है, इस वजह से कोई स्पेसिफिक काउंटर की अगर हम बात करें तो ऐसा चार्ट स्टडी पे नहीं आ रहा है ओवरऑल। अब मैंने थर्सडे के डेली वीडियो में बताया था एनर्जी सेक्टर जो है वो अच्छा है, तो आप एनर्जी सेक्टर पे आप देख सकते हो। कई सारे स्टॉक ने सर्किट भी लगाया था इवन ऑन फ्राइडे सेशन, जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत मंदी में थे। तो एनर्जी एक सेक्टर को फोकस कर सकते हो। एक फर्टिलाइजर का भी सेक्टर अच्छा लग रहा है। फर्टिलाइजर के अंदर बात करें तो कैश काउंटर भी अच्छे फर्टिलाइजर में, लेकिन ये एनर्जी फर्टिलाइजर सेक्टर शायद थोड़ा बहुत चल जाए, क्योंकि हमारा व्यू कॉशन कॉशन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, फिलहाल न्यूट्रल वाला है। क्योंकि डाउ जिस हिसाब से रिएक्शन दिया है, मेरे हिसाब से मंडे ट्यूसडे का डाउ का सेशन देखना जरूरी है नेक्स्ट हफ्ते के अंदर, कुछ काउंटर को फोकस करने के लिए, चार्ट स्टडी के लिए। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए सिर्फ सेक्टर में देखना चाहूंगा जो है निफ्टी एनर्जी। एक बार मैं चार्ट बताता हूँ निफ्टी एनर्जी का, जिससे कि आपको इसके ऊपर एक अच्छा चार्ट पे क्या बन रहा है, हो रहा है, वो पता चले। तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई पे चार्ट, थोड़ा बहुत इसमें पुल बैक मिलेगा, तो थ्रो बैक मिलेगा, आई एम सॉरी, थ्रो बैक मिलेगा तो एक अच्छा खासा अपसाइड की फिर से उम्मीद लगेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर करेक्शन होता है तो अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 43500 पे ये आते हुए दिखाई देगा। तो ये हो गया। और फर्टिलाइजर का सच कोई इंडेक्स नहीं है, बट आप देखिए उसके अंदर जो काउंटर है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। अब दोस्तों, इसके अलावा रिजल्ट भी आए हैं। अभिषेक, कोई रिजल्ट ऐसा लग रहा है जो काफी एक अच्छा सरप्राइजिंग कुछ मिला है अपने को? सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते, मतलब सरप्राइजिंग कह सकते हैं, बट एक तरफ से ये मार्केट में टॉक ऑफ द मार्केट भी हम कह सकते हैं जोमेटो लिमिटेड के बारे में, कि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट उससे भी बेटर है कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट, कि हम एकदम क्लियरली ऑप्टिमिज्म देख सकते हैं कि कहाँ एक स्टॉक था जो 40-50 के रेंज में ट्रेड कर रहा था 1 ईयर अगो, और वो स्टॉक में अब हम देख सकते हैं कि इट हैज क्रॉस 250 260, एंड द मेन थिंग इज द मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक इज नाउ 2,31,567 crores। ये ये एक ऐसा अमाउंट है जो आप कंपेयर कर सकते हो टू द लाइक्स ऑफ एशियन पेंट्स, टू द लाइक्स ऑफ, इफ यू डबल इट देन इट बिकम्स बजाज फाइनेंस, और ये एक बहुत ही दिग्गज कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अभी नंबर्स देख के काफी लोग को ये डाउट होगी कि शुड बी कैच द ट्रेन, कि हमें जोमेटो के इस रैली में भाग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव ही है और आगे जाके भी पॉजिटिव होने के ज्यादा चांसेस है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट कैप है उसे हम कंपेयर कर रहे हैं सीधा एशियन पेंट से। एशियन पेंट अपने जो सेगमेंट है उसमें एक किंग है बहुत टाइम से, और इसे हमेशा से एक प्रीमियम पी मिला है। बट इफ यू सी इन द लास्ट 2-3 years, कंपनी को कंपटीशन एंड मार्केट डायनेमिक्स चेंज होने के कारण से इसके पी को क्रैश होते हुए हम देख रहे हैं। ऐसे मार्केट में जहां बुल रन हो रहा है, हर चीज भाग रहा है, एशियन पेंट एंड बजाज फाइनेंस आर दोस टू स्टॉक्स जो नहीं भाग रहे, जिसका पहले हम ये कहते थे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। ये ऐसे स्टॉक्स है जो सरप्राइजिंगली ये बुल रन में नहीं चले हैं एकदम भी, एंड इसका रीजन क्लियर है कि मार्केट डायनेमिक्स एंड कंपटीशन। अब अगर आप जोमेटो का जो पी है वो हम देखें तो इट इज 385। 385 का मतलब ये है कि कंपनी 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में भी साल का सिर्फ 600 करोड़ का उसका प्रॉफिट है अभी के टाइम पे। एंड एशियन पेंट्स जो नियर अबाउट सिमिलर मार्केट कैप पे है, उसका आफ्टर सच
pessimism also, the earnings is close to 5,000 to 6,000 crores for the year. मतलब 10x प्रॉफिट ज्यादा है बट परफॉर्मेंस काफी खराब है. एंड जोमेटो का उल्टा होके रखा है. बजाज फाइनेंस ऑन द अदर हैंड हैज 14,000 to 15,000 का अर्निंग फॉर अ ईयर फॉर अबाउट 1.8x ऑफ द मार्केट कैप कंपेयर टू जोमेटो. तो ये सब नंबर्स आपको देख के थोड़ा कॉशन होना चाहिए. कॉशन किसको? जो नए चाहते हैं कि वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर बने, वो इन्वेस्ट करे जोमेटो में अभी. But for people who have onboarded the stock during the IPO or during the crash or during last 4 5 months 6 months, they should continue to hold it because ये एक नया इंडस्ट्री है और ये नए इंडस्ट्री में जोमेटो बहुत अच्छे से काम कर रहा है. उनका जो भी टारगेट होता है उसे वो 1 या 2 क्वार्टर के पहले ही अचीव कर पा रहे, विच इज अ वेरी गुड पॉजिटिव. बट अगर कुछ भी कोई भी नई इंडस्ट्री में अगर कुछ नया रूल्स आ जाए या फिर नए कंपटीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लुकिंग एट द पीई ऑफ 385, बीट एनी सेगमेंट, बीट एनी सेक्टर, 385 इज एन अलार्मिंग पी फॉर एनी न्यू इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक. सो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जिस हिसाब से एशियन पेंट के अंदर जो पी वाला चार्ट काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे हमको एक अच्छा ये मिल रहा है देखने कि जिस हिसाब से एशियन पेंट के अंदर पी ज़्यादा थी, और पी ज़्यादा क्यों मिलती है? अगर उसमें ग्रोथ का चांसेस होता है तो अगर ग्रोथ नहीं रहेगी तो मार्केट उसको पी ज़्यादा रख के रिवॉर्ड नहीं करेगा, मतलब डिमांड कम रहेगी. अब ग्रोथ तो एशियन पेंट में हमने थोड़ी फ्लैट होते हुए दिखाई दी, तो उसका असर सीधा पी पे दिखाई दे दिया. और बात से ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है, इसके अंदर बाकी प्लेयर भी पेंट्स में आ रहे, तो यहाँ पे दिखाई दिया. सेम चीज़ वैसे बजाज पे भी होते हुए दिखाई दिया, जैसा बोल रहे थे कि बजाज के अंदर भी देखो पी काफ़ी ऊपर था, 100 का पी से अब वो 30 के पी पे आ गया, लेकिन आप देखिए प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली बढ़ते गए. तो ये एक टाइम वाइज करेक्शन शायद हम इसे बोल सकते हैं, फिर टेक्निकल भाषा में हम इसे टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं. एंड इवन इवन ये भी कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस की आप कभी भी अर्निंग्स को सुनो तो द मैनेजमेंट इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट. दे आर नेवर caution about anything. They are like they are achieving what their target is. The numbers are good, but still the market because of Geo Finance, Bajaj Finance को क्रैश कर दिया एक तरह से. स्टॉक इसका पी को डाउनग्रेड हो गया है बहुत ज्यादा. तो सेम सिनेरियो अगर जोमेटो में होता है कि कुछ कुछ नया आ जाए जिसके कारण से उसका पी को क्रैश करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप बिकॉज इट इज एट 385. टू गो डाउन इट कैन गो डाउन टू अ वेरी लो नंबर और उस समय प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी नए एंट्रेंट को इन दिस स्टॉक. तो जो पुराने इन्वेस्टर है स्टे पुट, कंटिन्यू करे, इससे ज्यादा मत देखिए आप. ये एक नया इंडस्ट्री है बट कोई भी नए जन को अभी जाना इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. मतलब ओल्ड से कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन नया इंडस्ट्री है, पी बहुत हाई हो रखा है, मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा खासा है. सो एंड रिमार्क ये रहेगा कि आपको कि एक बार राइड कर सकते हैं, लेकिन नए उसके अंदर बाकी सारे अल्टरनेटिव्स भी है, बरोबर. इसका मतलब वैल्यू बाय भी बन गया. इनफैक्ट ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस अब थोड़ा वैल्यू बाय के टेरिटरी में पहुंच जाएगा. थोड़ा टाइम और ऐसे ही अगर रिजल्ट अच्छे आते गए और प्राइस नहीं यस बढ़ा यस तो यस आई थिंक फिर यस. ब्रेकआउट पे आएगा तो हम ज़रूर उसको कैच करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से, जब प्राइस एक्शन अच्छा दिखाई देगा. सो ओवरऑल जोमेटो पे तो ये देख लिया. आई थिंक जोमेटो के ऊपर जो हमने लास्ट हफ्ते काउंटर शेयर किया था इन्फो एज, उसका भी कनेक्शन है. आई थिंक जोमेटो के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उनका भी इसके अंदर एक होल्डिंग है, इफ वी आर नॉट रॉन्ग. लेट मी गो टू दी जोमेटो, लेट मी गो टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न. यहाँ पे यस, तो आप देख सकते हो कि इन्फो एच का भी इसके अंदर होल्डिंग है. तो वाया अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी जो आपको दिखाई दे रही है उस दिन होते हुए, आई थिंक मेजर कारण यही होगा, क्योंकि होल्डिंग है ये कंपनी बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली होल्डिंग कंपनी बट अच्छे खासे शेयर है, तो उसका थोड़ा बहुत प्राइस या वैल्यूएशन में भी असर पड़ेगा. सो और कुछ आया और किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या फिर आई थिंक डाउ की वजह से थोड़ा बहुत माहौल अभी बना रहेगा ऐसा लग रहा है इसके अंदर. अभी कॉशन रहना फॉर एटलीस्ट दिस वीक के स्टार्टिंग में. तो हम देखें कि मार्केट का चाल कैसा रहता है, इंडियन मार्केट का स्पेशली, कि हम हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू द नंबर्स ऑफ द यूएस इकोनॉमी. उस हिसाब से देखना इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज वी हैव कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म देम. सो लेट्स सी हाउ द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज. एंड ऑन द अदर हैंड there is no any stock for now,
बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन टैक्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई भी जन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि हैक या टिप जो भी जिनको नहीं पता हो इस बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सब कहते हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, बट अगर आप 10 साल, 15 साल इन्वेस्ट करें एंड इफ यू सी द प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मल्टीफोल्ड हो जाता है, जिसके कारण से जो आप पे टैक्स लगेगा वो 12.5% पे लगेगा एंड अबव 1,25,000 12.5% टैक्स होता है। इस चीज को देखकर कई लोग को ऐसा भी लगेगा हाई लेवल पे कि अब इसे निकालने का एकदम सेंस नहीं लग रहा, इवन इफ दे वांट टू, दे डोंट टेक इट आउट। इससे हम कैसे बचे कि हम क्या कर सकते हैं कि एवरी ईयर व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आपके जैसी एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाए, यानी कि 1 साल का आपको होल्डिंग हो जाए फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, आप उसको निकाल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो एंड रीपर्चेस कर सकते हो एक दिन में। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट का चांसेस है कि वो 1,25,000 के नीचे रहे उस समय का प्रॉफिट, एंड जब आप उसको सेल करोगे तो आप पे एलटीसीजी भी नहीं लगेगा, एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा क्योंकि 1 साल हो चुका है उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करे हुए, जिसके कारण से आपका जो प्रॉफिट है वो आप रख सकते हो इन इन द सेंस कि आप वही चीज को वापस री इन्वेस्ट कर दो उसी म्यूचुअल फंड में, एंड देन आफ्टर 1 ईयर अगेन if the investment profit is less than 1,25,000, आपको वापस से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप कंटिन्यू करें 10 साल, तो आप 12.5 लाख के कैपिटल गेन्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम टैक्सेस। तो ये चीज कई लोगों को पता होता है पर कई लोगों को नहीं पता होता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस पे ध्यान दे सकते हैं, अपने जो भी एडवाइजर है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा एक हैक टाइप हो गया कि जो बेनिफिट है थोड़ा थोड़ा, अगर प्रॉफिट है तो उतना तो बेनिफिट ले सकते हैं, थोड़ा भी अगर स्कोप है तो ज़रूर वहाँ पे टैक्स सेव हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक वी आर डन विद टुडेस वीडियो। सो दोस्तों, दिस इज इट फॉर द वीडियो। और आई होप कि जिनको भी फास्टैग अपनी टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग करनी है, सो आप ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। बाकी आई गेस दिस इज इट। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।